हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अगले महीना बिहार पुलिस का एग्जाम है, उसी को मद्देनजर देखते हुए मैं आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। और ये प्रैक्टिस सेट फुल्ली डिस्कशन प्रैक्टिस सेट है जो कि रुक्मणी का है। आज हमारा टेस्ट सीरीज तीसरा नंबर का है, तो एक बार वीडियो में जुड़कर पूरा देखिए। उसके बाद अगर अच्छा नहीं लगे तो आप कभी नहीं देखिएगा, ठीक है? ये मेरा वादा है, ठीक है? तो आज का हमारा तीसरा ये टेस्ट सीरीज है। दो मैं करा चुका हूं पहले, अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देखिए एक बार। और हमारे चैनल पर जो भी नए बंधु हैं, अभी नहीं, जब अच्छा लगे तब, ठीक है? तो चलते हैं, आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेट नंबर 3 है। और हाँ, इससे संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल चलता है जीके जीएस डिस्कशन, उस पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से, ठीक है? तो चलते हैं, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा फट रहा है तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको। कह रहा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, लेकिन हम जो बोलेंगे वो स्पष्ट बोलेंगे। कह रहा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध किससे है? क्या जैव प्रौद्योगिकी से है, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से है, परखनली शिशु से है, अति चालकता से है? किससे है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये किससे संबंधित है? तो प्रखनली शिशु से है। किससे है? प्रखनली शिशु से संबंधित है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा निसंतान, मतलब जिसको बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चों पैदा करने में मदद दिलाती है। क्या? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीकी, ठीक है? इसी से संबंधित एक और जुड़ा हुआ है आईवीएफ, है ना, जिसे आईवीएफ के द्वारा भी बच्चा होता है। तो 1977 में पैट्रिक स्टेक्टो एवं रॉबर्ट एडवर्ड ने आईवीएफ की खोज की थी। क्या खोज की थी? आईवीएफ की खोज की थी। और आईवीएफ के तकनीकी से पहला बच्चा 1978 में लुइस ब्राउन ने जन्म दिया था। कहाँ? मैनचेस्टर में। कहाँ? तो मैनचेस्टर में। तो ये दो बातें हैं, इन विट्रोलाइजेशन एक अलग बातें है और आईवीएफ एक अलग बातें हैं। इन विट्रोलाइजेशन का कार्य जो है, निसंतान जो माता रहते हैं उनको जो है ना, संतान को जन्म देने में, है ना, सहायता करता है। लेकिन आईवीएफ एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी सिस्टम है जिसके तहत इससे बच्चा पैदा किया जा सकता है आईवीएफ तकनीकी के माध्यम से। और ये जो आईवीएफ तकनीकी है, इसकी खोज किसने किया था? तो इसका खोज किया था पैट्रिक स्टेप्टो एवं रॉबर्ट एडवर्ड ने, ठीक है? और इससे बच्चा सबसे पहला 1978 में, 77 में खोज हुआ था, 78 में बच्चा हुआ था, है ना। लुइस ब्राउन ने जन्म दिया था। कौन दिया था? लुइस ब्राउन ने। कहा? मैनचेस्टर में। अगर भारत की बात करें, ये तो विश्व की बात थी, अगर भारत की बात करें, आईवीएफ तकनीकी से पहले टेस्ट ट्यूब बेबी कब हुआ था? तो 1978 में ही हुआ था। विश्व में भी 1978 में, और भारत में भी 1978 में ही डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय के द्वारा किया गया था। लेकिन इसको मान्यता नहीं मिला था, इसको मान्यता बिल्कुल नहीं मिला था, ठीक है? भारत में प्रथम बार डॉक्टर टीसी आनंद कुमार ने आईवीएफ तकनीक का प्रयोग किया और जिन्हें मान्यता मिल गई, है ना। तो ये जो अनंत कुमार आईवीएफ तकनीक का प्रयोग किया था हमारे भारत में, इनको मान्यता दिया गया था। तो इतनी सारी बातें थी, ठीक है? आप लोग नोट करना चाहेंगे तो नोट करिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो ये जो क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, है ना। भारत के प्रथम महिला विदेश सचिव तो चोकिला अय्यर थी। चोकिला अय्यर भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव चोकिला अय्यर थी। अगर महिला में देखा जाए, लोकसभा की सबसे पहला सांसद कौन थी? तो मेनका गांधी थी। कौन थी? मेनका गांधी। यहाँ महिला की क्वेश्चन आया था, इसलिए प्रथम महिला हम बता रहे हैं कि प्रथम महिला में संसद अगर देखा जाए तो मेनका गांधी थी। राज्यसभा के प्रथम महिला महासचिव अगर देखा जाए तो बीएस रमा देवी थी। भारत की प्रथम महिला आईएएस देखा जाए तो अन्ना जॉर्ज थी। प्रथम आईपीएस देखा जाए तो किरण बेदी थी। प्रथम महिला न्यायाधीश देखा जाए तो अन्ना चांडी थी। तो ये सभी, है ना, पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सोमनाथ द मेनी वॉयस ऑफ ए हिस्ट्री पुस्तक के लेखिका कौन है? ठीक है, सोमनाथ द मेनी वॉयस ऑफ ए हिस्ट्री पुस्तक के लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है रोमिला थापर है। कौन है? रोमिला थापर। रोमिला थापर है।
पुस्तक के लेखक की अगर बात किया जाए तो एक अरुंधति राय भी थी, है ना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जिसने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जिसका लेखक है अरुंधति राय। एक और पुस्तक का नाम पूछता है लज्जा, लज्जा किसने लिखा है, तो लज्जा पुस्तक के लेखक है तस्लीमा नसरीन, तस्लीमा नसरीन। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का वित्तीय सेवाएं संबंधी विश्व व्यापार संगठन WTO का वित्तीय सेवाएं संबंधी बहुदेशीय करार लागू हुआ था, मतलब बहुदेशीय करार जो लागू हुआ था वो कब हुआ था ये देखना है। तो वो कब हुआ था, 1 मार्च 1999 में, 1 मार्च 1999 को ये लागू हुआ था। कब हुआ था, 1 मार्च 1999 को विश्व व्यापार संगठन का वित्तीय सेवाएं संबंधी बहुदेशीय करार, 1 मार्च 1999 को, ठीक है। WTO की अगर बात किया जाए, WTO की, तो इसकी स्थापना गैट के स्थान पर हुआ था। किसके स्थापना पर, गैट के, GATT, किसके स्थान पर, तो गैट के स्थान पर हुआ था WTO की स्थापना। और इसकी स्थापना जो डेट है 1 जनवरी 1995 को माना जाता है, 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय की अगर बात करें तो जेनेवा में है। कहाँ है, जेनेवा में है। और ये जो क्वेश्चन पूछा था वित्तीय सेवाएं संबंधी बहुदेशीय करार जो हुआ था, मल्टीरियल एग्रीमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, तो 1 मार्च 1999 अर्थात 4 साल के बाद, 4 साल के बाद, लेकिन इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को ही हो गई थी जेनेवा में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और WTO की अगर बात करें तो एक व्यापारिक संस्था है ना। WTO अगर देखा जाए तो अभी जो सदस्य देश है टोटल 164 है, टोटल कितना है, 164 सदस्य है WTO का, 164 है। और 164वां जो सदस्य है अफगानिस्तान है। कौन है, अफगानिस्तान है। अगला क्वेश्चन, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, समावेशी समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है, तो समावेशी समृद्धि के लिए, है ना, अधोसंरचनात्मक सुविधा का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाएं, तो उपयुक्त में से सभी क्या हो जाएगा, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर इंग्लिश का है, तो इंग्लिश हिंदी आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगला चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है ना। तो किसको कहा था, ये तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो अनुच्छेद कितना में है, 32 में है, कितना में है, 32 में है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। और ये जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में है। और 32 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के आधार पर उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार का संरक्षण के लिए 5 प्रकार का रीट जारी करने का अधिकार है ना। कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। तो हाई कोर्ट जो रीट जारी करता है 226 के तहत, जबकि सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के अनुसार, रीट है ना, रीट जो 5 प्रकार के होते हैं। अगर 5 प्रकार के होते हैं तो कौन कौन होते हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी किया जाता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। अधिकार परीक्षा होता है दूसरा नंबर, तो आयोग व्यक्ति को लोक पद धारण करने से रोकने के लिए दिया गया आदेश। तीसरा है परमादेश, चौथा है उत्प्रेषण, पांचवा है प्रतिषेध। तो ये 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है और इसका जो संचालन करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट 32 के अनुसार और हाई कोर्ट 226 के अनुसार, ठीक है। और प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के 2 में दोहरे जोखिम, डबल जियोपार्डी का अर्थ है कि कोई व्यक्ति क्या,
कोई व्यक्ति है ना एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्यवाही और दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता। ये 20 के दो में वर्णित है। 20 के दो में मतलब दो मतलब क्या हुआ, दोबारा, है ना। तो 20 के दो में जो है एक अपराध के लिए एक ही बार सजा आपको मिलेगी, ना कि दोबारा। ठीक है, तो एक सजा, एक अपराध के लिए एक ही सजा, है ना। ये 20 के दो में वर्णित किया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार बात करें, मौलिक अधिकार की बात करते चले तो ये मौलिक अधिकार जो है हमारा भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में है। ठीक है, अगर अनुच्छेद 16 की बात करें तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की व्याख्या की गई है। लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन के मतलब क्या होता है, नौकरी, जिसमें नौकरी मिलती है तो नौकरी में समानता, लिंग, जन, धर्म, है ना, इसके आधार पर जो है नौकरी में भेदभाव नहीं होगा। 20 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी के संबंध में संरक्षण दिया गया है। अगर आप अपराध किए हैं तो उसमें भी आपको संरक्षण मिलेगा, है ना, संरक्षण मिलेगा, ये अनुच्छेद 20 कहता है। और ये जो इस संबंध में 3 प्रावधान संविधान में इस अनुच्छेद में किया गया है कि किसी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने में समय अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। दूसरा है किसी व्यक्ति की एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। तीसरा है किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं आने के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, स्व अभिशंसन नहीं। ठीक है, तो ये तीनों इसमें वर्णित है, किसमें, 20 में, किसमें, अनुच्छेद 20 में, जो दोषित व्यक्तियों पर, है ना, संरक्षण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, करा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब हुआ, करा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब क्या, तो जब वह ये तीनों को फॉलो करेगा तब। क्या, तो भारत के नागरिक हो एवं 35 साल पूरी कर सका, बिल्कुल सही है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, बिल्कुल सही है। भारत सरकार या उच्च या राज्य सरकार या किसी अन्य लाभ के पद पर हासिल ना हो, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों को जो है फॉलो करना आवश्यक है, तभी वह जो है राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने की संभावना रहती है। ठीक है, राष्ट्रपति की अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 52 के तहत देश के संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति के गठन किया गया है ना। अनुच्छेद 52 में, 53 में क्या है, तो 53 में जो है संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में होगी। संघ की कार्यपालिका मतलब जो केंद्र में जितने भी कार्यपालिका है उसकी शक्ति किसमें होगी, राष्ट्रपति में होगी। अनुच्छेद 55 की अगर बात किया जाए तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय समानुपातिक मत प्रणाली के द्वारा अप्रत्यक्ष गुप्त मतदान द्वारा होगी। ठीक है, तो ये सभी बातें राष्ट्रपति से संबंधित था। कुछ और बातें हैं, जैसे एकमात्र निर्दलीय राष्ट्रपति अगर देखा जाए तो बीबी गिरी थे, 1969 से 1974 के बीच में चले थे। बीबी गिरी एकमात्र निर्दलीय राष्ट्रपति, कोई दल से नहीं। और एक और पूछता है निर्विरोध, है ना, मतलब उनके विरुद्ध में कोई राष्ट्रपति नहीं था, निर्विरोध चुने गए तो वो थे नीलम संजीवा रेड्डी, जिनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक चला था। और भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो KR नारायण थे, KR नारायण थे। अगला क्वेश्चन, राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान किस में होता है, कार्यपालिका शक्ति का प्रधान किस में होता है, राज्य के, है ना, तो राज्यपाल में होता है। किस में होता है, राज्यपाल में। जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति में होता है उसी तरह से राज्य में राज्यपाल के अंतर्गत होता है। अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्यों में राज्यपाल पद का प्रावधान किया गया है ना। ये जो राज्यपाल पद है कितना में, 153 में, कितना में, 153 में किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति की अगर बात करें तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं 155 के अनुसार। मुख्यमंत्री को नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं 164 के अनुसार। राज्यपाल सभी तरह की सजा को कम या क्षमा कर सकते हैं जिस तरह से राष्ट्रपति करते हैं, है ना, मृत्युदंड को छोड़ करके, अनुच्छेद 161 के तहत, 161 के तहत। अगला क्वेश्चन, जिला परिषद का सचिव होता है, कौन होता है, जिला विकास पदाधिकारी होता है। जिला परिषद का सचिव होता है, जिला परिषद का सचिव कौन होता है, जिला परिषद का, तो जिला विकास पदाधिकारी, BDO, है ना। 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले से ग्राम पंचायत का शुभारंभ किया था। ये सभी जानते होंगे कि ग्राम पंचायत का जो गठन हुआ था नागौर जिला के राजस्थान में हुआ था। वो डेट कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किया था, त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति ने, जबकि अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय दिया था। तो इनका नहीं चल करके बलवंत राय मेहता समिति चला था, है ना। बलवंत राय मेहता समिति जो त्रिस्तरीय पंचायती राज सिफारिश हुआ था 1957 में हुआ था, और अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय जो लाए थे 1977 में लाए थे, जस्ट 20 वर्ष बाद, है ना। और हमारा बिहार में जो पंचायती राज है उसको त्रिस्तरीय बनाया गया, मतलब किसको फॉलो किया गया, तो बलवंत राय मेहता समिति को।
और इसी पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण भी दिया गया है पंचायती राज में। और ये जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पंचायती राज के लिए संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। कौन अनुसूची को? 11वीं अनुसूची को। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से, जिसको किसमें जोड़ा गया है? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। ठीक है, तो जितने भी हम बोल रहे हैं क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चौखट में नहीं अटता, ये तो हिंदी आ गया जी, है ना। तो चौखट में नहीं अटता अनामिका जी का रचना है ना, जिसका अक्षर ज्ञान है। किसका है? अनामिका जी का। चौखट में नहीं अटता। 17 नंबर। करा तिमिर शब्द का अर्थ क्या होता है? तिमिर शब्द का अर्थ जो होता है अंधकार होता है। क्या होता है? अंधकार। 18 नंबर। घोड़े के घर कितना दूर, इस श्लोक का सही अर्थ क्या होगा? घोड़ों का घर कितनी दूर। तो घोड़ों को घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होता है। कर्मठ व्यक्ति के लिए सरलता, है ना, सरल होती है। मतलब घोड़ों की घर कितनी दूर नहीं बोलना है, जो कर्मठ है उसके लिए सब नजदीक है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कर नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? तो नीति निपुण में कौन सा शब्द समास है? तो तत्पुरुष है, तत्पुरुष है। करा घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन नहीं है? मतलब घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें जो है संसार, सॉरी, करा घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो भुवन, है ना। कौन? भुवन, क्योंकि भुवन का मतलब होता है संसार, और संसार कभी घर नहीं हो सकता है। ठीक है, बाकी निलय, सदन, निकेतन, ये कहीं ना कहीं एक घर का पर्यायवाची शब्द है। सरल आवर्त गति करते एक कण की कुल ऊर्जा अनुकर्मानुपाती होता है। किसका अनुकर्मानुपाती होता है? तो ये आयाम के वर्ग के, आयाम के वर्ग के, आयाम के वर्ग के। अगला क्वेश्चन। बर्नौली का प्रमेय किस पर लागू होता है? बर्नौली का प्रमेय किस पर? तो ये द्रव के प्रवाह पर। किस पर होता है? द्रव के प्रवाह पर बर्नौली के प्रमेय लागू होता है। बर्नौली का प्रमेय जो है बहते हुए द्रव के, मतलब पानी के लिए यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। किसी द्रव में समान क्षैतिज स्तर पर दाब समान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। समान द्रव्यमान वाले पदार्थ के एक समान गोला, डिस्क तथा ठोस सिलेंडर अनंत तल पर विरामावस्था से लुढ़काए जाते हैं। कौन सा पहले तले पर पहुंचेगा? कौन सा पहले पहुंचेगा? तो पहले ठोस वाला पहुंचेगा। कौन वाला? ठोस वाला। अगला क्वेश्चन। प्रकाश की किरणें एक समतल दर्पण पर अभिलंबित आपतित होती है, इनमें विचलित होती है ना, इनमें विचलित होती है, तो ये शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। प्रकाश की चाल आवृत्ति से निम्नलिखित में से किस सूत्र में संबंधित होती है? तो ये होती है आपको चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य। चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य। अगला क्वेश्चन। अगला है स्वास्थ्य मानव नेत्र में फोकसन क्या हो जाता है? स्वास्थ्य मानव के नेत्र में फोकसन क्या किया जाता है? फोकसन किया जाता है तो ये जाता है पछावी, मतलब सिलियरी मांसपेशियों द्वारा लेंस की उतलता परिवर्तन से, है ना। किसे करता है? तो मांसपेशियों द्वारा लेंस की उतलता परिवर्तन से। अगला क्वेश्चन। दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज पहचानी जा सकती है किस माध्यम से? तो ये आपको विवर्तन तथा गुणता द्वारा, विवर्तन तथा गुणता के माध्यम से। ध्वनि तरंग जब अवरोधों के किनारे से मुड़ जाती है तो इसे घटना को विवर्तन कहते हैं, है ना। किसको कहते हैं? विवर्तन। जैसे ध्वनि कोई आ रही है, ध्वनि कोई आ रही है और एक ऐसा अवरोधक, मतलब रुकावट रख दीजिए जिससे ध्वनि रुक करके अब वापस जो है किसी दूसरे ओर मुड़ जाए, तो वैसे अवस्था को क्या कहते हैं? विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? विवर्तन। विवर्तन। जैसे प्रकाश को प्रवर्तन कहते हैं, मुड़ जाता है, उसी तरह से ध्वनि विवर्तन हो जाता है। ठीक है, और ध्वनि की जो गुणता है, क्वालिटी है, साउंड है ना, नहीं कहते हैं अच्छा साउंड बजाओ यार, तो ध्वनि की जो गुणता है, क्वालिटी है, उसके स्वर पर निर्भर करता है कि उसका स्वर कैसा है। ध्वनि एक कैसी तरंगे है? तो अनुदैर्घ्य तरंगे है, ना कि अनुप्रस्थ है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, जबकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक अगर देखा जाए तो ठोस में होती है, नहीं कहता है कोई भी स्टील पर बजा मारता ठन, है ना, तो सर्वाधिक चाल, सॉरी, सर्वाधिक जो है ठोस में होती है चाल, सबसे ज्यादा चाल ठोस में होती है। अगला क्वेश्चन। गैल्वेनोमीटर का अमीटर में बदलने के लिए इसमें से तार लगाया जाता है ना, तार लगाया जाता है, तो निम्न प्रतिरोध के तार को
निम्न प्रतिरोध के समानांतर क्रम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं किसका? अस्थायी चुंबक, परमानेंट चुंबक किसका बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं कोबाल्ट का, है ना। किसे? कोबाल्ट से अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। कोबाल्ट लौह चुंबकीय पदार्थ है। कोबाल्ट कैसा पदार्थ है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ है, लौह चुंबकीय पदार्थ है कोबाल्ट। FeCONi लौह चुंबकीय पदार्थ है, मतलब लोहा, कोबाल्ट और निकेल, ये सभी क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ है। लौह चुंबकीय पदार्थ का मतलब ये होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल आकर्षित होता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः स्टील एवं एल्निनो का प्रयोग किया जाता है। एल्निको, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील एवं एल्निको का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जल क्या है? जल प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, वो चुंबक में नहीं, ऑक्सीजन अनुचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, तो ये सब याद रखना। अगला क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है किसमें? तो प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने में। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब हुआ अल्टरनेटिव करंट, AC, जिसको AC कहते हैं। अदिश धारा DC जो बैटरी में होता है। तो एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है पर्याप्त प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने में। ठीक है, और ये जो ट्रांसफार्मर है या धारा के विभव को बढ़ाने और घटाने का भी काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो 31 नंबर ये सब मैथ का क्वेश्चन है, 32 भी मैथ का क्वेश्चन है ना। मैथ में आप लोग बनाइएगा, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मैथ में काफी अच्छा तेज होंगे। 33, 34, 35, 36, 37, 38, है ना, 39, 40 तक मैथ है। ठीक है, अब 41 से चलते हैं। करा हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो कांस्ययुगीन से आंख मूंद के मारिए, है ना। कैसी है? कांस्ययुगीन सभ्यता है, ना कि लौह युगीन है। लौह युगीन जो है वैदिक सभ्यता में है। किस सभ्यता में है? वैदिक सभ्यता में है। सिंधु सभ्यता की अगर बात किया जाए तो इसको 3 नामों का प्रयोग किया जाता है। भारत के प्राचीन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहकर संबोधित करना अधिक उपयुक्त है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए, है ना। हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक के अंतर्गत रखा गया है। हड़प्पा सभ्यता को किस काल में रखा गया है? आदि ऐतिहासिक काल। हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख सर्वप्रथम चार्ल्स मेंसन ने 1826 ईस्वी में किया था और इसकी खोज हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख सर्वप्रथम चार्ल्स मेंसन ने 1826 में किया था और हड़प्पा सभ्यता का नामकरण 1924 में जॉन मार्शल ने लंदन में से किया था। ठीक है, तो ये सब काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? तो पहला तीर्थंकर कौन थे? पहला तीर्थंकर आपको ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ऋषभ देव का जन्म अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। ऋषभ देव का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। कौन वंश में? इक्ष्वाकु वंश में। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह अगर देखा जाए तो सांड या बैल है। जैन परंपराओं के अनुसार 24 तीर्थंकर कुल हुए थे। ऋग्वेद में ऋषभ देव और अष्टी नियमित तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ थे। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और 24वें हमारा कौन है? महावीर स्वामी है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह ऋजुपाल का सर्प है। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन महासभा में हुआ था, है ना, जिसको श्वेतांबर और दिगंबर कहते थे। प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र का लगभग 300 ईसा पूर्व में हुआ था। इस सभा की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था। तो ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट। कर महाबोधि मंदिर या महाजागृति मंदिर, महाबोधि मंदिर या महाजागृति मंदिर बौद्ध धर्म बौद्ध मंदिर है जो कहाँ स्थित है? तो ये जो बौद्ध मंदिर है ये कहाँ स्थित है? बिहार में। कहाँ है? बिहार में, महाबोधि मंदिर। अब बौद्ध धर्म की बात आ गई है तो इससे संबंधित कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। विश्व शांति स्तूप राजगीर में स्थित है ना। विश्व शांति कहाँ है? राजगीर में है। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? गया में। ये बौद्ध से संबंधित नहीं है, लेकिन विष्णुपद मंदिर कहाँ है? गया में है। जल मंदिर कहाँ है? पावापुरी में है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, जिसको क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। इस घटना को बौद्ध धर्म क्या कहते हैं? चक्र परिवर्तन। बौद्ध धर्म चक्र परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? तो 647 ईस्वी में। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी और हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। तो 590 से 647 57 वर्ष होता है। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था
हर्ष गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में एक संवत चलाया था जिसका नाम है हर्ष संवत। हर्षवर्धन ने कौन सा संवत चलाया था? हर्ष संवत। ठीक है। हर्षवर्धन ने थानेश्वर के स्थान पर कनौज को राजधानी बनाया था। इंपोर्टेंट है, हर्षवर्धन ने थानेश्वर के स्थान पर कनौज को बनाया था। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो ये तो अलबरूनी था। कौन था? अलबरूनी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि अलबरूनी आया था, लेकिन कितनी सदी में आया था? तो 11वीं सदी में। कितनी सदी में आया था? 11वीं सदी में। 11वीं सदी में आया था। उसकी पुस्तक एक है किताब उल हिंद, है ना। अलबरूनी का जो पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। किताब उल हिंद है। इसी किताब को 11वीं सदी में भारत का दर्पण भी कहा जाता था इसको। महमूद गजनवी के दरबार में उतबी था, फारूकी था, फिरदौसी था, है ना, अलबरूनी था, ये सभी जो है कवियां उपस्थित था। फिरदौसी की अगर बात करें तो इसने भी एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है शाहनामा। बहुत बार पूछता है कि शाहनामा के लेखक कौन है? तो फिरदौसी है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी भी अरबवासी था। कौन था? अरबवासी था। और अगर तुर्क मुसलमान में पूछे तो महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी। अगला क्वेश्चन, प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? तो ये है आपको संगठन। कौन है? संगठन। प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? संगठन है। यह संगठन के प्रति अपने कार्य निष्ठा का परिचय देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा था? तुजुक ए बाबरी तो तुर्की में। किसमें? तुर्की में। तुजुक ए बाबरी किसमें लिखा गया था? तुर्की में। और तुजुक ए बाबरी का फारसी भाषा में जो अनुवाद किया था बाबर नामा नाम से अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। किसने? बाबर नामा नाम से ये जो फारसी भाषा में है ना अनुवाद किया था। किसको? तुजुक ए बाबरी को अब्दुल रहीम खान खाना ने। बाबर आपको पता होगा कि मुगल वंश के संस्थापक थे। बाबर का मकबरा अगर देखा जाए तो काबुल में है। बाबर को मुबियान नामक पदशैली का भी जन्मदाता कहा जाता है। मुबियान नामक पदशैली, ये मुगलिया जो सल्तनत था उसका जो दरबारी भाषा था फारसी था। बाबर के अतिरिक्त जहांगीर मुगल वंश का दूसरा शासक था जिन्होंने तुझको जहांगीरी नाम से आत्मकथा लिखी, है ना। एक तो बाबर लिखे हैं, दूसरा जहांगीर ने लिखा था जिसका नाम है तुझको जहांगीरी। और इसको पूरा करने वाला कौन था? मोतीबिंद खां था, है ना। जहांगीर जब पूरा भी नहीं किया था वो मर गया था, और इसको पूरा करने वाला कौन थे? मोतीबिंद खां। मोतीबिंद खां थे। अगला क्वेश्चन, पलासी का युद्ध मैदान में स्थित है। कहाँ? पलासी। 1857 का जो युद्ध हुआ था पलासी का युद्ध, तो कहाँ है? ये आपको पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अब पानीपत पूछे कहाँ है तो हरियाणा में, और पलासी कहाँ है तो पश्चिम बंगाल में। अब चलते हैं इसके बारे में देखते हैं। पलासी, जिसको अभी वर्तमान में पलासी कहा गया है ना। पहले पलासी आधा पा से होता था, लेकिन अब पा पूरा से होता है। इसका जो युद्ध है मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिला में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है पलासी, है ना। नदिया जिला में स्थित है, भागीरथी नदी के किनारे स्थित है पलासी। और यह जो युद्ध हुआ था पलासी का 23 जून 1757 को, सॉरी पीछे बोल दिया था 1857, माफी चाहेंगे। तो इसका जो युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 ईस्वी को एक नाम मात्र के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना को हरा दिया था। नाम मात्र की सेना था किसका? अंग्रेज का। और उसका जो नेतृत्व करता था रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, लेकिन कुछ गद्दारों की वजह से, है ना, सिराजुद्दौला की सेना जो है हार गया था 23 जून 1757 के, है ना, युद्ध में। पलासी के युद्ध में विजय प्राप्त कर अंग्रेज भारत में विजय अभियान प्रारंभ किया। बक्सर की युद्ध हुआ फिर 1764 ईस्वी में, और 1764 वाला युद्ध जब जीता तो उसमें जो है भारत में राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त हो गया। किसको? अंग्रेज को। पलासी के युद्ध में मीर जाफर, लतीफ, राय दुर्लभ, अमीन चंद, मनिक चंद्र, जगत सेठ नवाब के साथ विश्वासघात किया था। यही पलासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। इसी में सिराजुद्दौला के जो दरबारी में रहता था मीर जाफर, लतीफ, राय दुर्लभ, अमीन चंद्र, मनिक चंद्र, जगत सेठ इत्यादि, इन सभी ने जो है ना सिराजुद्दौला को जो है धोखा दिया, और उसमें जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है जीत गया था। रॉबर्ट क्लाइव क्या होता? जीत गया था।
तो ऐसे ऐसे हमारे भारत के लोग थे। भारत में ब्रिटिश शासन के संस्थापक अगर माना जाता है तो इसी को रॉबर्ट क्लाइव को। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष प्रथम यूरोपीय था, है ना, तो कौन था प्रथम? जॉर्ज यूले। अंग्रेजी, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय, यूरोपीय मतलब अंग्रेजी था, तो जॉर्ज यूले थे, जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले जो है 1888 ईस्वी में इलाहाबाद के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला दूसरे यूरोपियन अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला विलियम वेडबर्न था। पहला तो जॉर्ज यूले था, लेकिन दूसरा अगर पूछे तो विलियम वेडबर्न। और 1889 में बम्बई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था वेडबर्न ने। 1888 में था और 89 में वेडबर्न था। ठीक है, एक अधिवेशन हुआ था 1917 वाला जो काफी इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया था और ये प्रथम महिला अध्यक्ष कहलाती थी, एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन, किस उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री से तापक्रम एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है? तो किसके लिए? चावल के लिए, है ना। इसको जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए ना, तो चावल उगल नहीं होगा। चावल भारत की आपको पता होगा कि मुख्य फसलें हैं। सबसे अधिक चावल अगर देखा जाए तो चीन में होता है, भारत इसका दूसरा स्थान लेता है। अगर भारत के अंदर देखा जाए सबसे ज्यादा चावल होता है तो पश्चिम बंगाल में होता है। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है? तो कटक के उड़ीसा में है। भारत में चावल का प्रथम प्रमाण कोलडीवा से प्राप्त हुआ था, प्रमाण, है ना, कोलडीवा से। कोलडीवा उत्तर प्रदेश के बेलन नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। तो ये सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय चावल अनुसंधान, अभी ने बताया जी, कटक। कह भारत का हुआ सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल निर्यात के 5वें भाग को संभालता है? तो कौन है? ये है आपको, है ना, मुंबई। कह भारत का हुआ सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल निर्यात के 5वें भाग को संभालता है? तो बंबई बंदरगाह, मुंबई। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से, कह वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? ओजोन परत किसके बनी है? जिससे हमको पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। तो रक्षा करती है, ये कौन है? आपको ऑक्सीजन परमाणु का संयोजन। वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत जो है निम्नलिखित में से किससे बनी है? तो ऑक्सीजन परमाणु का संयोजन, ऑक्सीजन परमाणु का संयोजन से। ऑक्सीजन के 3 परमाणु O3 मिलकर ओजोन का एक अणु बनाता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु O3 मिलकर ओजोन के एक अणु बनाता है और ओजोन जो है 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक पाया जाता है। अभी आपको पता है कि ओजोन मंडल में छिद्र हो रहा है, जिससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती है, जो अनेक बीमारियों के कारण भी बनती है। तो छिद्र होने से बचाना है ना, CFC गैस को कम से कम निकालना है। पृथ्वी का जो कवच है हमारा ओजोन ही है ना। ओजोन नहीं रहेगा तो सभी बीमारी से ग्रसित होकर के मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। ओजोन परत के क्षरण के लिए CFC गैस मुख्यतः जिम्मेदार है, अभी बताया। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई से मापा जाता है, डॉप्सन इकाई से। अगला क्वेश्चन, भूचाल का अपकेंद्रम क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा। कर पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। भूकंप की बात आई है तब भूकंप से संबंधित कुछ पॉइंट बताना चाहेंगे। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपरी पृथ्वी के सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहलाता है, ईपी सेंटर कहलाता है। भूकंप जैसे आया तो उसका केंद्र जो रहता है, केंद्र के ठीक ऊपरी पृथ्वी के सतह पर जो बिंदु निकलता है उसको ईपी सेंटर कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। और ये जो भूकंपी तरंगे हैं इसको सिस्मोग्राफी से नापा जाता है। किससे? सिस्मोग्राफी से। भूकंपी की तीव्रता रिक्टर पैमाने से मापी जाती है और रेखांकित सिस्मोग्राफी से किया जाता है ना। सिस्मोग्राफी से रेखांकित किया जाता है, जबकि इसको मापने की इकाई तीव्रता रिक्टर स्केल से। और भूकंपों का अध्ययन अगर पूछे तो सिस्मोलॉजी हो जाएगा, सिस्मोलॉजी। अगला क्वेश्चन, अंकलेश्वर के लिए जाना जाता है। अंकलेश्वर किसके लिए, है ना? तो लगता है कोयला के लिए। अंकलेश्वर किसके लिए? नहीं, तेल के लिए, है ना, ONGC तेल के लिए। अंकलेश्वर तेल के लिए प्रसिद्ध है, जो कि गुजरात राज्य में पेट्रोलियम का उत्पादन क्षेत्र है। अंकलेश्वर कहाँ है? तो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। कहाँ, किस लिए प्रसिद्ध है? तो तेल के लिए है।
ये जो हमारा पेट्रोलियम है, ये पेट्रोलियम किस चट्टानों से प्राप्त होती है? तो अवसादी चट्टानों से। किसे? अवसादी चट्टानों से। भारत में अगर देखा जाए तो लगभग 84% खनिज तेल का आयात करता है भारत, 84%, इसीलिए कितना महंगा है। और पेट्रोलियम जीवाश्मों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो मलयालम। लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम भाषा। मलयालम भाषा लक्षद्वीप के लोग बोलते हैं। लेकिन तमिल भाषा को अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत की प्राचीनतम भाषा है तमिल भाषा। लक्षद्वीप क्या है? तो एक प्रवाल द्वीप है, प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। लक्षद्वीप किस हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है? तो केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। कन्नड़ कर्नाटक की राजकीय भाषा है। तेलुगु आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है। नागालैंड की राजकीय अंग्रेजी है भाषा। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भारत का ऊर्जा भेल जो उसका BHEL है ना, द्वारा बंगारुद्वीप लक्षद्वीप में स्थापित है। लक्षद्वीप की मुख्य भाषाएं मलयालम है। लक्षद्वीप की स्थापना 1956 में हुआ था। इसकी राजधानी कवारत्ती है। लक्षद्वीप की जो सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय द्वीप है। तो इतने सारे क्वेश्चन थे इससे संबंधित। अगला क्वेश्चन 57, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है? तो सबसे कम आपको हरियाणा में, सबसे कम हरियाणा में बालक बालिका का सबसे कम है। हरियाणा का लिंगानुपात अगर देखा जाए तो 879 है। 2011 की जनगणना के अनुसार 879 है। बालिका वध एवं पूर्व काल में भी किया जाता था। बालक बालिका के बीच भेदभाव होता है। 2011 में भारत में साक्षरता 74.04% थी। पुरुष साक्षरता दर जिसमें 82.14% है और महिला जो है 65.46% है। तो ये साक्षरता से संबंधित था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान है ना? तो किसमें ऐसा है? तो ये आपको मक्खन में। किसमें है? मक्खन में। मक्खन खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी है ना प्राप्त हो जाता है। ऊर्जा का इकाई मात्रा कैलोरी होता है। ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। दाब बढ़ने पर द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है। ताप घटने से द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है ना? तो ये सब पॉइंट थी। अगला, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड है। अगला, पीतल किसकी मिश्र धातु है? पिताजी तांबा और जस्ता का, तांबा और जस्ता का। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन। क्या मीथेन है? अगला क्वेश्चन, दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस कौन होता है? लाल फास्फोरस होता है। कौन होता है? लाल फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस की अगर बात करें तो चूहा मारने की दवा के निर्माण में और जिंक फास्फाइड में प्रयोग किया जाता है श्वेत फास्फोरस का प्रयोग। और वाटर गैस किसका मिश्रण? तो CO+N2 का। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? तो इसका जो हो जाएगा 288 होगा। अगला क्वेश्चन, ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम है। ज्वर मतलब बुखार है ना, तो सहायक औषधि मतलब कौन काम करता है? पेनिसिलिन की पारासीटामोल है ना, पारासीटामोल काम करता है। और ज्वर नियंत्रण में कपड़ा भिंगाकर माथा पर रखने पर भी सहायक है। ज्वर मानव को उस स्थिति में माना जाता है जब उसके शरीर का तापमान जब 98.6 से ऊपर हो जाए है ना, क्योंकि 98.6 तो मानव का टेम्परेचर बना ही रहता है। ज्वर के कारण सेलों की काफी क्षति होती है। सेल जो हमारे बॉडी में जो सेल है, कोशिका है, उसका क्षति होता है। अगला क्वेश्चन, वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसा होता है? तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। हाइड्रोजनीकरण में निकेल उत्प्रेरक की कार्य करता है। वनस्पति तेल का मतलब होता है डालडा है ना, जो बाजार में उपलब्ध होता है। अगला क्वेश्चन, समुद्री शैवाल में क्या होता है? समुद्री शैवाल में आयोडाइड होता है। आयोडाइड। समुद्री घास में आयोडीन की मात्रा अधिक पाई जाती है और आयोडीन आवश्यक खनिज लवण है। आयोडीन की कमी अगर हो जाए शरीर में तो थायराइड हो जाती है।
सबसे ज्यादा नमक पाया जाता है समुद्री जल में, है ना। और एक क्वेश्चन पूछता है कि साधारण जल की अपेक्षा साधारण समुद्र की अपेक्षा, है ना, समुद्र में तैरना क्यों आसान होता है? क्योंकि वहाँ का जो घनत्व होता है काफी अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, सेलुलोज किसका मुख्य घटक है? तो सेलुलोज जो है किसका मुख्य घटक है? कोशिका भित्ति की। किसकी है? कोशिका भित्ति की। अगला क्वेश्चन, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो मेरा मनोबल बना रहेगा और डिस्कशन और ज़्यादा धाकड़ हम करेंगे। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। हम जब वीडियो डालते हैं तो मात्र 40 से 45 व्यू आता है, जिससे मेरा मन काफ़ी टूट जाता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बनाते हैं कि चलो आज न कल हमारे वीडियो आपके पास पहुँचेगा और आपको फायदा होने वाला होगा। भ्रूण विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद की पूर्ति की जाती है? तो किसकी पूर्ति की जाती है? गर्भाशय की। किसकी? गर्भाशय की। अगला क्वेश्चन, पिनियल ग्रंथि कहाँ होती है? पिनियल ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। कहाँ होती है? मस्तिष्क में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो ध्यान दीजिए, सिर्फ बी और सी दोनों घुलनशील है, बाकी सभी विटामिन जल में घुलनशील नहीं है। तो बी और सी, तो बी है, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सर्वाधिक योगदान देता है? सर्वाधिक, है ना। तो तृतीय क्षेत्र दैट इज, है ना, कृषि क्षेत्र। पहली क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, 3 को क्षेत्र होता है ना, आर्थिक रूप से। तो भारत का सकल घरेलू उत्पाद जो सर्वाधिक योगदान देता है, कौन देता है? तो तृतीय क्षेत्र देता है। तृतीय क्षेत्र। प्रथम क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो पशुपालन, है ना, मछली पालन, मुर्गी पालन। और द्वितीय क्षेत्र में जो है सेवा क्षेत्र आता है, तृतीय में जो है कृषि क्षेत्र आता है। अगला क्वेश्चन, जून 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? जून 2023 तक, है ना। तो इसको याद रखिएगा, ये करंट क्वेश्चन है। तो ये जो है 75 गो, टोटल कितना है? 75 गो। सबसे ज्यादा रामसर स्थल शायद तमिलनाडु में है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? क्या प्रमुख कारण आप दे सकते हैं? तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार किया क्योंकि वह मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। अगला क्वेश्चन, अन्य प्लस अन्य की संधि किससे बना शब्द है? अन्य प्लस अन्य, तो ये जो है अनन्य से है। किससे है? अन्यान्य से। अन्यान्य से, है ना, ये नंबर। अध्यात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस नहीं है? उत्कृष्ट गैस नहीं है, तो ये जो है आपको, है ना, उत्कृष्ट गैस नहीं हो जाएगा, क्लोरीन। अगला है, कौन सा तत्व हैलोजन समूह का तत्व है? हैलोजन समूह का, तो फ्लोरीन। कौन है? फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? जल से हल्का क्या होता है? तो सोडियम। क्या होता है? सोडियम। भारत में दल बदल विरोधी, है ना, ये जो आया था 1986 में आया था, 52वां संविधान संशोधन। फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? ये आपको कर्नाटक ने। किसने? कर्नाटक ने। अगला, निम्न में से कौन सबसे अधिक तन्य धातु है? तो सबसे अधिक तो आपको पता होगा सोना होता है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है ना, 161वां है। कैमा है? 161वां। पौधे में श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होता है? अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ये होता है CO2 H2O और ऊर्जा। CO2 H2O और ऊर्जा। एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है गर्म मुद्रा। क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा। अगला क्वेश्चन, खुला आकाश नीति क्या है? खुला आकाश नीति क्या है? तो ये आपको, है ना, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई एक नई योजना है। भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में क्या शामिल नहीं होती है? तो इसमें जो है ऋण की वसूली ये शामिल नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, रुपये की परिवर्तना का उद्देश्य क्या है? तो उपयुक्त में से सभी, निर्यात में वृद्धि, नौकरशाही के नियंत्रण में कमी करना, हवाला बाजार के लिए प्रोत्साहन को कम करना, उपयुक्त में से सभी।
अगला क्वेश्चन, द्वैत शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया। आरक्षित विषयों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? तो इसमें स्थानीय स्वशासन प्रशासन नहीं था। अगला है, कांग्रेस की ओर से क्रिप्स मिशन के बारे में परीक्षण एवं विमर्श हेतु किससे अधिकृत किया गया था? तो किसे अधिकृत किया गया था ये आपको बताना है। तो किसे किया गया था, है ना, मौलाना आजाद एवं जवाहरलाल नेहरू को। अगला क्वेश्चन, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के कैमे न्यायाधीश है? तो कैमे है, 50वें है ना जी, 50वें है। 49वें कौन थे? यो ललित थे। अगला क्वेश्चन, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका, पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका, चीन का मैनचेस्टर शंघाई, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर। 1991 की नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो उदारीकरण, अधिक बाजार अभिमुखीकरण, निजी क्षेत्र का विस्तार, उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन, पवनार आश्रम का संबंध किससे है? तो ये जो है किससे संबंधित है? विनोबा भावे से। कुछ और आश्रम है, एक बार ध्यान से सुनिएगा। सदाकत आश्रम राजेंद्र प्रसाद जी का है, जो कि पटना में ही है। सर्वोदय योजना ये जयप्रकाश नारायण है। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर। सेवाग्राम महात्मा गांधी का है। पांडिचेरी अरविंदो घोष से संबंधित है। सत्याग्रह आश्रम महात्मा गांधी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड ऑलरेडी। ऑलरेडी मतलब ऑलरेडी कैसे लिखा था ये पूछना है ना। तो ऑलरेडी ALLREADY तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी नंबर। ALL नहीं होता, ALREADY ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड, है ना, फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब वन वर्ड अनेक शब्दों का एक शब्द को चुनना है। जैसे ए पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स एल्कोहल, मतलब जो कभी दारू नहीं पीता है, मतलब एल्कोहल नहीं लेता, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? टिटलो टेलर, है ना, टिटो टेलर कहलाता है। चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। मैं नाश्ता कर चुका हूँ, इसका सुटेबल ट्रांसलेशन देखना है। तो मैं नाश्ता कर चुका हूँ, इसका मतलब होगा ए पर्सन हु, सॉरी, मैं नाश्ता कर चुका हूँ, इसका क्या होगा? आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट नंबर। अगला है 99 नंबर, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस डू नॉट इंसल्ट द पुअर, है ना। पैसिव वॉइस का जो है इसमें करना है। तो लेट द पुअर बी नॉट इंसल्टेड, है ना, लेट द पुअर बी नॉट इंसल्टेड, इसका आंसर ये हो जाएगा। 100 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपको ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो आंसर क्वेश्चन है कैसा लगा जरूर बताइएगा। और काफ़ी अच्छा डिस्कशन हम कराते हैं, ये विश्वास के साथ मैं कहता हूँ। ठीक है, और आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो मैं आप सभी के लिए काफ़ी चीज़ करने वाला हूँ, तो सपोर्ट दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।